यहाँ पर 50% पॉपुलेशन की एज 25 साल से नीचे है और अगर 35 साल का आंकड़ा देखा जाए तो इसके अंदर 65% पॉपुलेशन आ जाएगी। इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन का मतलब है कि इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है। नो डाउट इंडिया की मिलिट्री पोटेंशियल को दुनिया भर में माना जाता है, तो इसीलिए चाइना जैसी एग्रेसिव कंट्री भी हमारे साथ बायलैटरल टॉक करने पर मजबूर हो जाती। और कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसए और यूएसएसआर ने इसी तरह अपना नेटवर्क को बढ़ाया था और आजकल ये काम चाइना कर रहा है। सुपर पावर वर्ड का यूज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे पहले यूएसए और यूएसएसआर में किया गया था। कोल्ड वॉर के समय वर्ल्ड अफेयर्स के मामलों में यूएसए और यूएसएसआर को आमतौर में सुपर पावर के रूप में माना जाने लगा। कोल्ड वॉर के खत्म होने पर जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया, उसके बाद केवल यूएसए ही एक सुपर पावर रह गया। आमतौर पर यह माना जाता है कि चाइना भी अपनी जायंट इकोनॉमी और बढ़ते प्रभाव के साथ एक सुपर पावर बन गया है और इंडिया भी इसी रेस में है कि उसमें भी सुपर पावर बनने की कैपेबिलिटी है। सुपर पावर को किसी एक डेफिनेशन से एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है, इसीलिए एक्सपर्ट्स ने कुछ एक पैरामीटर्स दिए हैं कि अगर कोई देश उन पैरामीटर्स को पूरा करता है तो उनको सही मायने में सुपर पावर कहा जा सकता है। सुपर पावर बनने के लिए इन फैक्टर्स को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, कॉन्टिनेंटल स्प्रेड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ और कल्चरल हेजेमनी। इन्हीं फैक्टर से आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन सा देश सही मायने में सुपर पावर है और इंडिया इन फैक्टर्स को कैसे और कितना फुलफिल करता है। भारत की इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि देश में पर कैपिटा जीडीपी नॉमिनल बेसिस पर लगभग 1,33,000 है। पर कैपिटा जीडीपी का मतलब है कि कंट्री के जीडीपी को हम अगर कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो ऑन एन एवरेज पर पर्सन जीडीपी को बनाने में अपना कितना योगदान कर रहा है ये पता चलता है। और पर कैपिटा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम 128वें रैंक पर है। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भारत ने सालाना 6 से 7% एवरेज जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। 1991 के बाद चाइना और इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाया है। इन दोनों देशों ने इकोनॉमिक शिफ्ट को एशिया में लाया है, जो पहले अमेरिका और यूरोप में थी, जिससे बाकी एशियन कंट्रीज को भी फायदा हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री में बिजनेस एक्टिविटीज से बढ़ती है, इसलिए हमारे देश में स्टार्टअप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेशक से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd रैंक पर हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि किसी देश में बिजनेस करना कितना आसान है। दूसरी ओर स्टार्टअप शुरू करना हमारे देश में एक चैलेंजिंग वर्क है, जहां पर ढेर सारी फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड रहती हैं और इसी को पूरा करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की जरूरत है, जिससे इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए ज्यादा टाइम ना लगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चाइना में सिर्फ 3.5 करोड़ एमएसएमईज है, जबकि इंडिया में 6 करोड़ के आसपास है। इसके बावजूद हमारे एमएसएमईज का हमारी जीडीपी में सिर्फ 30% कंट्रीब्यूशन है, जहां चाइना की जीडीपी में यही आंकड़ा 60% का है। यूरोपियन देश ग्लोबल रिपोर्ट्स में अक्सर लीड रैंक्स पर रहते हैं। इसका एक मेजर कारण यह भी है कि वहां पर टैक्स पेयर्स बहुत ज्यादा हैं। किसी भी देश को अंदर से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए करप्शन एक मेजर फैक्टर रहता है। टैक्स पेइंग के इंडेक्स में हम 190 में से 115वें रैंक पर हैं। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कई लोग हैं, लेकिन इसकी एक खास बात यह भी है कि इससे वर्क कल्चर में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। करप्शन बहुत कम हो जाएगी। सरकार हर इंसान को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, लेकिन अपनी पॉलिसीज के जरिए जनरेट जरूर कर सकती है। ठेले वाले, जगह जगह घूमकर अपना सामान बेचने वाले, स्ट्रीट फूड्स, ये सभी इनफॉर्मल सेक्टर्स का हिस्सा है। इनफॉर्मल सेक्टर्स में जनरली वो काम आते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली जीडीपी में हम ऐड नहीं कर पाते। इनफॉर्मल सेक्टर्स की प्रॉब्लम हमारे देश में एक बहुत बड़ी है और इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। इंडिया दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जो दुनिया का 5वां हिस्सा है। यहाँ पर 50% पॉपुलेशन की एज 25 साल से नीचे है और अगर 35 साल का आंकड़ा देखा जाए तो इसके अंदर 65% पॉपुलेशन आ जाएगी। इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन का मतलब है कि इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है। पर आजकल के टेक्निकल टाइम में अगर यही वर्कफोर्स स्किल्ड नहीं होगी तो ये एडवांटेज की जगह समस्या पैदा हो जाएगी।
क्योंकि यही वो एज है जब आदमी को रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। और अगर वर्कफोर्स की बात करें तो इसमें मैन और वुमेन दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में जब यूरोप में मेल्स और फीमेल्स दोनों साथ आए थे तो उनका इकोनॉमिक ग्राफ एकदम से ऊपर बढ़ा था। इससे ज्यादा पैसा देश के अंदर ही रहता है और फीमेल्स भी सेल्फ डिपेंडेंट बनती हैं। इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है कि यहां पर सेब भी उगता है तो आम भी, जहां नारियल भी मिलते हैं और रेगिस्तान भी, क्योंकि यहां पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के साथ साथ सब टेम्परेट जोन तक मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल होने की वजह से हम सोलर और विंड एनर्जीज का फायदा लेकर यहां पर रीन्यूएबल एनर्जीज को लार्ज स्केल में यूज कर सकते हैं। यहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू जैसी जगह भी हैं जहां पर मिनरल्स की कमी नहीं है। हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं जहां वाटरवेज का फायदा उठाया जा सकता है। इंडिया की लगभग 7,500 किलोमीटर की मरीन बॉर्डर है जहां से इंडियन ओशन में मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ इंडिया अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी बहुत फेमस है। यूएसए आज की सुपर पावर है क्योंकि इस देश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये अपने वेस्ट में एशिया को और दूसरी तरफ ईस्ट में यूरोप को कवर करता है। यूएसए के पास अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों के रिसोर्सेज हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने भी पहले अपनी कॉलोनीज को फैलाया हुआ था, जिससे उसने पूरी दुनिया पर राज किया। शायद इसी वजह से ब्रिटिश एम्पायर की सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी इंडिया ही थी। इंडिया की लोकेशन भी अपने आप में खास है, जहां पर ये वेस्टर्न वर्ल्ड और एशिया दोनों को होस्ट कर सकता है। एशिया में पैसिफिक रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्टीमेटली मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 के मुताबिक चाइना के पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर रशिया और चौथे नंबर पर इंडिया है। मिलिट्री में तीनों फोर्सेस जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस इंक्लूड होते हैं। इस इंडेक्स में टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात की गई है, लेकिन किसी देश के पास उसकी नेवी स्ट्रांग है, किसी देश की आर्मी स्ट्रांग है तो किसी देश की एयरफोर्स स्ट्रांग है। नो डाउट इंडिया की मिलिट्री पोटेंशियल को दुनिया भर में माना जाता है, तो इसीलिए चाइना जैसी एग्रेसिव कंट्री भी हमारे साथ बायलैटरल टॉक करने पर मजबूर हो जाती है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज में से एक है, लेकिन फिर भी हमारा डिफेंस पे खर्चा यूएसए और चाइना से बहुत कम है। यूएसए तो अपने डिफेंस पे हमसे लगभग 10 गुना ज्यादा खर्च करता है, और जो पैसा हम खर्च करते भी हैं वो ज्यादातर टेरिटोरियल थ्रेट्स और इंटरनल मैटर्स पर ज्यादा खर्च होता है, जबकि एक सुपर पावर के लिए एक्सटर्नल पावर प्रोजेक्शन एक क्रूशियल रोल होता है। 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी की है, जहां हमें अपने मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक कल्चर के तौर पर इंक्लूड करना पड़ेगा। डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने की जगह अपने देश में ही बनाना पड़ेगा। मिलिट्री ऑपरेशंस हमारे देश में इसरो और डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं है। इससे ये ऑर्गेनाइजेशंस भी एडवांस लेवल तक पहुंचेंगी। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने इसी बात पर एक स्टेटमेंट भी दी थी। आपके पास अपना कस्टमाइज और यूनिक सिस्टम होना चाहिए, तभी वो आपकी मदद करेगा। अगर 10 देशों के पास एक ही तरह के डिफेंस उपकरण होंगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट ये तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हो। एक सुपर पावर को मिलिट्री अलायंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसए और यूएसएसआर ने इसी तरह अपना नेटवर्क को बढ़ाया था, और आजकल ये काम चाइना कर रहा है। चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत छोटे छोटे देशों को फंसाकर वहां अपने मिलिट्री बेसिस को बना रहा है। ये अलायंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका है, जो कि एक सुपर पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का इतिहास लगभग 3500 साल पुराना है, जहां से इसके रिच कल्चर और स्ट्रॉन्ग कल्चर वैल्यूज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यहाँ का हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पूरे एशिया में अलग अलग देशों को अपने साथ जोड़ता है। किसी सुपर पावर का कल्चरल रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूएसए ने इतनी सालों से अपने कल्चर को
इस तरह प्रमोट किया है कि दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश यूएसए की रिस्पेक्ट करते हैं। चाइना इस फैक्टर में बहुत पीछे है और इसी वजह से बेशक से वो इकोनॉमिक जायंट बन जाए पर रिस्पेक्ट मिलना मुश्किल है, जबकि इंडिया के पास इसमें एडवांटेज है। अगर आपको यह समझना है कि चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बना, तो मैंने इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, शायद इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडिया की डिप्लोमेटिक पकड़ बहुत अच्छी है। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है कि यहां पर म्यांमार और दूसरे देशों की तरह तख्ता पलट नहीं किया गया। यहां पर गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, जहां पर उसे कुर्सी पर भी बिठाया जा सकता है और वहां से निकाला भी जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि करप्शन इंडिया में आजादी से पहले भी थी और आज भी है। करप्शन सिस्टम का एक नया ही कल्चर बना हुआ है, जहां पर या तो आप सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, नहीं तो आप बिल्कुल ही अलग रह जाओगे। बेशक इंडिया सुपर पावर के पैरामीटर्स को पूरा करने में बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनको पूरा करने के लिए यूएनडीपी के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही सबसे आसान तरीका है। ये गोल्स इतने इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हैं कि ये शॉर्टकट्स हैं जहां से कम समय में सही जगह पहुंच सकते हैं। इन गोल को अगर ध्यान से देखें तो इसमें हंगर, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन जैसी चीजें शामिल हैं। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन को जोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन को फाइनेंस को समझने और यूटिलाइजेशन के बारे में पता होगा। उसे अगर लोन भी लेना है तो उसे कैलकुलेटेड रिस्क की नॉलेज होगी। उसे ये पता होना चाहिए कि उसे कहां और कितना इन्वेस्ट करना है। उसे टैक्स के बारे में पता चलेगा, टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ बजट पास करके नहीं मिलती और पॉलिसीज का कागजों में नहीं, इंप्लीमेंट होना ज्यादा जरूरी है। ब्रेन ड्रेन की थ्योरी हम अक्सर सुनते रहते हैं, जहां पर यह बताया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के हेड इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन दूसरी ओर यह भी क्वेश्चन उठता है कि इनको अपने देश में ही मौका क्यों नहीं मिला। अभी हमने यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा को चलाया, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को वहां से बाहर निकाला गया, जिसमें सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स थे। वहां पर भी क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इंडिया के पास एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही क्या होती।